बहुत लोग अपने जीवन की पूरी कमाई लगा देते हैं रियल एस्टेट में। तो आप क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे कि आप ब्रांड पे जाएं या कागजों पे जाएं या ब्रोकर जो आपको बताता है उस पे जाएं? तो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आती हैं। आपको ब्रोकर आपको मार्केट का नॉलेज दे देगा, क्या क्या मिलेगा, क्या क्या है, वो आपको फोरकास्ट बता देगा सर फ्यूचर में क्या होने वाला है। घर खरीदने में आपको बहुत पेशेंटली आपको काम करना है, आपको रश नहीं करना है। आपको ये देखना है कि बिल्डर का बैकग्राउंड क्या है, उस बिल्डर ने क्या डिलीवर किया है पीछे। जैसे आप कोई प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, उसके लिए आप फंडिंग के लिए प्रयास करते हैं, तो उससे प्रेशर आता है कि प्रेशर रिलीज होता है? अगर आप फंडिंग लेने के बाद तो आप यहाँ पे रियल एस्टेट में ग्रो करने के लिए किस चीज को मानते हैं? रियल एस्टेट ऐसी इंडस्ट्री है वेर यू कैन पार्क मनी वेरी सेफली। आपको कभी लॉस नहीं देगा, इधर इट विल स्टैग्नेट और या अप्रिशिएट करेगा। अप्रिशिएट नहीं होगा। यहाँ पे एक ही चीज है, लर्निंग। जितना आपके पास में मार्केट नॉलेज होगा उतना ज्यादा आप कस्टमर के ज्यादा क्लोज रहोगे, उतना आप ट्रांसपेरेंसी रहोगे, क्योंकि कस्टमर चाहता है कि आप, मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो कितना नॉलेजेबल बंदा है। इट इज नॉट दैट कि आपको शॉर्ट टर्म आपको क्या मिलेगा, आपको ये देखना है कि हाउ लॉन्ग यू कैन ट्रैवल विद दैट विजन। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी न्यू एंटरप्रेन्योर कंपनी। घर खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है, लेकिन भारत में लोग ये डिसीजन इमोशन से लेते हैं, इंफॉर्मेशन से नहीं। आज हम यहाँ पे उन बातों को उठाएंगे जो ब्रोशर्स के बियॉन्ड होती हैं। अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये कन्वर्सेशन आपके लिए है। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर पंकज भारती। मैं को होस्ट हूँ द फाउंडर्स ड्रीम का। आज है हमारे साथ रियल एस्टेट टाइकून अहमद रज़ा, और मैं इनसे ही पूछूंगा इनके बारे में। तो रज़ा साहब, बताइए आप अपने बारे में। थैंक यू पंकज जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं बेसिकली माई आई बॉर्न बॉट अप इन चिकमंगलूर, टायर 2 सिटी है, वहाँ से एक छोटा सा विलेज है आगे। तो वहाँ से व्हाइल आई वाज आफ्टर माई एजुकेशन ऑफ 12th प्लस, एंड जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू टू वर्क विद सम डिफरेंट। आई लैंडेड इन मुंबई। तो मुंबई में जिस चीज़ के लिए गया था वो नहीं हो पाया, तो आई हैव टू एक्सीडेंटली आई केम टू बैंगलोर इन लुकिंग फॉर सम जॉब, कि मेरे को कुछ वहाँ पे जॉब मिल जाएगा। बट एक्सीडेंटली मैं एक बिल्डर के ऑफिस में लैंड किया। वहाँ पे मैंने ऑपरेशंस मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया, कॉल्ड VBAC। तो वहाँ से फिर मैंने काफ़ी बिल्डर्स में 8-9 साल मैंने ऑपरेशंस में लगाए, चीज़ों को समझा कैसे बिल्डर काम करती है। फिर लेट 2018 में मैंने जाके एक कंपनी है विच वाज अ पार्ट ऑफ रियल एस्टेट ऑस्ट्रेलिया, कॉल्ड रिया ग्रुप का एक पार्ट था प्रॉपटेगर। वहाँ पे मैंने जॉइन किया एज अ ऑपरेशंस टू बैंगलोर लेवल। एट लेटर स्टेज आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू हेड एंटायर साउथ रीजन फॉर दिस पर्टिकुलर डोमेन। फिर वहाँ से फिर मैंने वहाँ पे लगभग 5 साल में अपने दिया। वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ से एज अ एक साउथ इंडियन मार्केट। चिकमंगलुरु में जब आप थे, तो ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने आपको इस फील्ड में आने के लिए प्रमोट किया? एक्चुअली जब मैं वहाँ पे एजुकेशन चल रही थी मेरी, तो मेरे को हमेशा था कि मैं कुछ बिजनेस करना है। तो बिजनेस आपको करने के लिए आपके लिए यू हैव टू बी फाइनेंशियली गुड। जी। बट हमारी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम लोग फाइनेंशियली इतना कर सके, और मेरी फैमिली भी इतनी फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं थी। और बस उस चीज़ को लेके फिर मुझे चाहा था कि मुझे बस पैसा कमाना था। आपको लगा कि बिना इन्वेस्टमेंट के एक धंधा किया जा सकता है? बिना इन्वेस्टमेंट करनी, मुझे बस एक था कि मुझे ऐसी, मैं अगर काम भी करना हो तो मुझे हाई पैकेट हाई सैलरी वाला काम करना चाहिए, जहाँ पे मुझे इनकम मुझे अच्छा मिले। इवेंचुअली मैं बोलता कि इनकम मुझे अच्छा मिलता है। जब मैं इसको रिसर्च किया, जब मैं जिस चीज़ के लिए मुंबई गया था, वहाँ पे मैंने सीमेंटशिप के लिए गया था, बट वहाँ पे कुछ कारण की वजह से मुझे वहाँ पे एडमिशन नहीं मिला, तो मैं बैंगलोर की तरफ रुख किया कि इट वॉज नियरेस्ट टू माई माई लोकल नेटवर्क। अगर आप रियल एस्टेट में नहीं होते, तो आज मैं रज़ा साहब को कहाँ देख रहा होता? मे बी वर्किंग सम एम्प्लॉयर एज अ रोबोट। अच्छा। क्यों, आपको तो हाई एंड प्रॉफिट देखना था, तो ऑब्वियसली हाँ, किसी तो और ऐसे एज़ अ business सेड होते। दैट ये विज़न जब मैं एक्सीडेंटली इस फ़ील्ड पे आया, वहाँ से मेरे को एक थोड़ा लगा कि नो, देयर इज़ अपॉर्चुनिटी व्हिच आई कैन यूटिलाइज़ माय स्किल्स एंड एवरीथिंग। जब मैं उस कंपनी में जॉइन किया, जहाँ पे मेरा पहला जो इंटरव्यू हुआ था, वो किसी एक कॉल सेंटर में हुआ था। वहाँ पे मैंने वो एक डिसीज़न, मैंने मेरी पूरी लाइफ़ की जर्नी मेरे को चेंज कर दी। जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया?
जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, उस वक्त था कि मैं बहुत से लोगों से, जब मैं सीआरएम ऑपरेशन में काम कर रहा था, तो ऐसे बहुत से लोगों से मुझे इंटरेक्ट करना था कि क्या उसके लीगल इश्यूज क्या है और क्या क्या चाह रहे हैं। तो वैसे बहुत से जब मैं लोगों से बात करता था ना, तो उनका जो अर्निंग था, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, वो मुझे पर्सनली बात करने के, एंगेज करने की मौका मिलता था। तो जो उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिली कि भाई ये इतने एंगेज में इतना कमा। एक सबसे बड़ा सपना जो मतलब एक सबसे बड़ा लेसन जो आपने अपने स्ट्रगल में सीखा, वो आज शेयर करिए हमारे साथ। ओवरऑल जर्नी यहाँ पे इस इंडस्ट्री में मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। खुद से मैंने सीखा है, खुद से गिरा है, पढ़ा है, उठा है मैंने। यू डोंट बिलीव, मैंने जब मेरा अर्ली स्टेज ऑफ करियर था, अर्ली जब मैं सैलरीज थी, उस वक्त ऐसा था कि मेरे को आखिरी 5-10 दिन मेरे पास बस को देने के लिए पैसे नहीं थे, तो आई हैव टू वॉक अराउंड 14 किलोमीटर अ डे टू माई ऑफिस एंड कम बैक। तो वो जो सीख मिला, मतलब जो हम्बलनेस, वो इमोशंस अभी भी आप कैरी कर रहे हो। वो इमोशंस अभी भी कर रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ। बहुत लोग अपने जीवन की पूरी कमाई लगा देते हैं रियल एस्टेट में। तो आप क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे कि आप ब्रांड पे जाएं या कागजों पे जाएं या ब्रोकर जो आपको बताता है उस पे जाएं? आप सबसे सबसे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो आदमी को डिसीजन लेते समय क्या सोचना चाहिए कि ब्रांड है या ब्रोकर जो बता रहा है वो, या कागजों पे जाना चाहिए? सो वेरी गुड क्वेश्चन। सो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आती हैं। आपको ब्रोकर आपको मार्केट का नॉलेज दे देगा, क्योंकि क्या पे क्या क्या मिलेगा, क्या क्या है, वो आपको फोरकास्ट बता देगा सर फ्यूचर में क्या होने वाला है। बट एज ए इंडिविजुअल मुझे अपनी लाइफ टाइम की पूरी सेविंग वहाँ पे डालना है मुझे। तो इनिशियल जो मिस्टेक जो फर्स्ट टाइम यूज़र करते हैं, वो किसी और के बात सुन के करते हैं, आप पेपर पे करते हैं। बट आपको खुद से अपना आर एन डी करना होता है कि मैं अपने जहाँ पे मैं पैसा डाल रहा हूँ, क्या मेरे लिए सही है, नहीं है। तो एज ए इंडिविजुअल मुझे देखना है कि यहाँ नहीं, देखिए पब्लिक को नहीं पता होता है ना। जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि उसको विश्वास किस चीज़ पे करना चाहिए? विश्वास, देखिए बेंगलोर का मार्केट कम्प्लीटली डिफरेंट है पूरा ऑल ओवर इंडियन मार्केट से। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लोग बाहर से यहाँ पे माइग्रेट होके आ रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं। तो बेंगलोर की पॉपुलेशन भी आप देखिएगा, लगभग 60 to 70% बाहर के लोग हैं। यहाँ पे लोग लोकल उतने ही लोग हैं। तो जो भी प्रॉपर्टी जो डिमांड बढ़ा है, वो बाहर के लोग आने की, उनको खरीदने की वजह से। तो यहाँ पे ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा प्ले करता है, बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट दे हैव बिल्ड सो फार। जो लेगेसी वो लेको बना के आए, वो उसको आपको देखना है कि जो बिल्डर, आप ऐसा नहीं है कि आपको ब्रांडेड डेवलपमेंट में आपको अच्छा पैसा मिलेगा या फिर आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा या फिर लिविंग स्टाइल अच्छा मिलेगा। आपको ये देखना है कि बिल्डर का बैकग्राउंड क्या है, उस बिल्डर ने क्या डिलीवर किया है पीछे, आगे उसका फोरकास्ट क्या है, आगे उसका करियर, उसका विजन क्या है, कितने और लॉन्चेस आने वाले हैं। तो जरूरी नहीं कि कुछ अच्छे बिल्डर, मतलब टायर हो, टायर भी है, टायर्स में भी आप ले सकते हो, बट डिपेंड करेगा उसका विजन क्या है उस बिल्डर के बारे में। बिल्डर के साथ-साथ हमें उसके कागज भी देखने चाहिए ना? ऑब्वियसली दैट इज वेरी मच, वो तो सेकंड स्टेप आता है जब पैसे। जैसे कोई आदमी अपने जीवन की पूरी कमाई रियल एस्टेट में लगाना चाह रहा है, बिल्कुल। ठीक है ना? तो आप उसको क्या एडवाइस देंगे कि अभी खरीद लो, इमोशनल डिसीजन ले लो या अभी इंतज़ार करो? क्या आप उसको एडवाइस करना चाहेंगे? इस इंडस्ट्री में जो स्पेशली घर खरीदने में आपको बहुत पेशेंटली आपको काम करना है। आपको रश नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी पूरी लाइफ सेविंग, आप पूंजी, जमा पूंजी आप वहाँ पे डालने वाले हो। तो आपको देखना है कि क्या ये मेरा ऑलवेज, और सबसे बड़ा सजेशन मेरा बायर, जो भी बायर होता है उनके लिए यही होगा कि आपको ये देखना है कि मेरा एग्जिट कितना अच्छा मिलेगा। सबसे बड़ा मिस्टेक यही करते हैं लोग कि मेरे को पेपर, आज मेरे को ये इम्यूनिटीज है, यहाँ पे ये दे रहा हूँ, मैं वो दे रहा हूँ, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ इसमें वो लोग करते हैं। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं समझते हैं कि पीपल आर मोर लिजनिंग टू कि मुझे एग्जिट कैसे मिलेगा, इसका कितना अच्छा मिलेगा, रिटर्न कितना अच्छा आएगा, वो नहीं आएगा। एग्जिट मुझे पड़े, भले आप अपने लिए ले रहे हो, भले आपको 10 साल के बाद आपको एग्जिट करना है। सपोज़ कोई दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, जी ठीक है? वहाँ पे प्रॉपर्टी के दाम बहुत ज़्यादा ऊँचे हैं, ठीक जी? और इसके बाद आउटस्कर्ट्स में प्रॉपर्टी के दाम थोड़े कम हैं, राइट। ठीक है? तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि दिल्ली के अंदर उसको प्रॉपर्टी खरीदने पे ज़्यादा इनकम होगी कमिंग फ्यूचर में, या बाहर जो आउटस्कर्ट्स हैं वहाँ पे उसको प्रॉपर्टी खरीदने में ज़्यादा प्रॉफिट होगा? इट डिपेंड करेगा कि उसका एंड यूजर का जो इन्वेस्टमेंट का उसका गोल क्या है। शॉर्ट टर्म गोल है, शॉर्ट टर्म का तो आपके पास इतना कैपिटल होना चाहिए कि हाँ मैं वहाँ पे सिटी लिमिट में ले सकता हूँ। आपके पास में कैपिटल, आपके पास जितना लिक्विड है उसको अगर थोड़ा सा क्रंच है, तो उसके लिए आपको आउटसाइड ऑफ सिटी जाने में भी फायदा है। वहाँ पे आप बड़ी ज़मीन लेके उसको थोड़ा सा रख के और 4-5 साल में कुछ बिल्डर के साथ में आप टैप करके आप उसको अच्छे से अच्छा ये कर सकते हो। बट डिपेंड करता है कि आपका शॉर्ट टर्म गोल है या लॉन्ग टर्म गोल है। सिटी से बाहर जाना लॉन्ग टर्म में, ओके। वहाँ पे आपको 8-10 साल आपको रुकना पड़ेगा, तब जाके वो सिटी डेवलप होगा, तब जाके आपका प्राइस। शहर के भीतर शॉर्ट टर्म में आपको ज़्यादा शॉर्ट टर्म में आपको, आप जैसा आपने यही बोला कि रियल एस्टेट ऐसी इंडस्ट्री है वेयर यू कैन पार्क मनी वेरी सेफली।
आपको कभी लॉस नहीं देगा, ईदर इट विल स्टैग्नेंट और या अप्रिशिएट करेगा, जैसे- डिप्रिशिएट नहीं होगा अनलेस यू बाई अ राइट प्रॉपर्टी एट द राइट टाइम एट द राइट। जैसे बेंगलोर में प्रेस्टीज है, गुरुग्राम में डीएलएफ है, तो ये कंपनियां थोड़ी सी अलग हैं जी ये सर्वाइव मोस्ट एडवर्स सिचुएशंस में भी कंडीशंस में भी सर्वाइव करती है। क्या राज है इनके पीछे? और बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं। हाँ, तो अभी जैसे देखिए जो बिल्डर्स जैसे प्रेस्टीज का नाम लिया, प्रेस्टीज अगर मैं लोकल मार्केट की बात करूँ, हाँ, प्रेस्टीज है, ब्रिगेड है, शोभा है, असेट्स है, ये सारे बिल्डर्स अभी मार्केट में अच्छा इन्होंने अपना एक ब्रांड बनाया। ब्रांड कैसे बनाया उन्होंने अपना जो पिछले 10-15 साल उन्होंने जो डिलीवर किया है उससे उन्होंने लोगों का ट्रस्ट जीता है। ट्रस्ट जीतने के बाद में उन्होंने दिया कि अच्छा मैं यहाँ पे डालूंगा तो भले ही वो मार्केट से थोड़ा सा 10-20% कॉस्टलियर रहेंगे, वो जो बाकी लोग बेच रहे हैं उससे कॉस्टलियर रहेंगे, स्टिल वो अपना एक उन्होंने एक क्रेडिबिलिटी उन्होंने मार्केट में गेन किया हुआ है। अब वो क्रेडिबिलिटी आप आज वो एनकैश कर रहे हैं मार्केट में। जैसे बेंगलोर जैसा मार्केट है, तो आप यहाँ पे रियल एस्टेट में ग्रो करने के लिए किस चीज़ को मानते हैं? एक स्किल होना चाहिए या आपकी जान पहचान होनी चाहिए ज़्यादा लोगों से? किस चीज़ को आप प्रायोरिटी एज अ फ्रेश फेस हाँ। इन दिस फ्रेगमेंटेड मार्केट हाँ। आपको सबसे ज़्यादा चाहिए कि आपके पास एज ए अगर मैं एज अ प्रोफेशनल मैं एज ए ज्वाइन कर रहा हूँ इस रिलेशन इंडस्ट्री को, मुझे जानना है, तो सबसे बड़ा आपके पास टूल है द मार्केट नॉलेज। अच्छा। जितना आप उस गैप को कम करते हो, यू आर द किंग इन द मार्केट। रियल एस्टेट में घुसने के लिए मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए? देखिए रियल एस्टेट घुसने के लिए डिपेंड्स कि आपको फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एज ए एंड यूज़र के साथ, जैसे मैं कस्टमर हूँ, मुझे भी कुछ परचेज करना है, तो मिनिमम अमाउंट जो अगर मेरे पास में अच्छा कैपेसिटी है इनकम मारने की और मुझे रेडी टू मूव लेना है या फिर प्री लॉन्च में लेना है, कौन सा सही रहेगा कौन सा गलत रहेगा, तो वो आपको डिपेंड करेगा आपके पास कितना कैपेबिलिटी है। तो उस कैपेबिलिटी के ऊपर आपको डिपेंड करेगा कि मेरे को इन मिनिमम 10% मुझे तो डाउन पेमेंट करना है, बाकी आपको तो बैंक आपको सपोर्ट करेगा ही करेगा। तो आपके पास में नेक्स्ट 4 इयर्स के पास आपके पास फोरकास्ट हो जाएगा। आप अपना एक एक्सेल बना लोगे कि मुझे नेक्स्ट 4 ईयर में कितना जैसे मैं मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं सपोज़ जी। और मैं रियल एस्टेट में एंट्री मारना चाहता हूँ, तो मुझे किस लेवल से एंट्री मारना चाहिए? किस रूप में एंटर करना चाहिए? देखिए तो वही आपका इंडिविजुअल आपके पास में आपका क्रेडिट क्या है, आपका क्रेडिट को स्कोर क्या है कि आपको आपको मिनिमम यहाँ पे क्या होता है, मिनिमम 10% आपके पास कैपिटल होना ज़रूरी है। नहीं, मैं उस कैपिटल की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब मेरे पास कोई कैपिटल नहीं है, जैसे रियल एस्टेट में जो है ब्रोकर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, जी। बिल्डर्स होते हैं, है ना? तो इसमें किस रूप में आदमी एंटर कर सकता है कि उसको एक बड़ा प्रॉफ़िट कम समय में कमा सके? हाँ, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि कोई भी अगर एज़ अ न्यू कमर और जो कॉलेज से फ्रेश आउट पास होके आते हैं और उनको कुछ रियल एस्टेट में कुछ उनको करना है, तो मेरा उनको सबसे बड़ा सजेस्ट है कि इंस्टेड ऑफ कोई भी एक स्टेबल कंपनी है, आप वहाँ पे जॉइन कर सकते हो, वहाँ पे आप सीख सकते हो, कम से कम 2 से 3 साल आप दो वहाँ पे। जितना आपको यहाँ पे एक ही चीज़ है लर्निंग, जितना आपके पास में मार्केट नॉलेज होगा उतना ज़्यादा आप कस्टमर के ज़्यादा क्लोज रहोगे, जितना आप ट्रांसपेरेंसी रहोगे, क्योंकि कस्टमर चाहता है कि आप मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो कितना नॉलेजेबल बंदा है, क्या वो मेरे लिए आगे जाके, क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है, बंदा वो जो भी इंड्यूसर होता है, जो इन्वेस्टर होता है, वो चाहता है कि मेरे साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखूँ, तो मैं उसके साथ रखूँ जिसके पास मार्केट का नॉलेज अच्छा हो, जहाँ पे मैं डालूँ पैसा तो मेरे को रिटर्न भी निकाल के दे मेरे को पैसा, क्योंकि वो तो अपने काम में बिजी रहेगा। जो बंदा होगा उसको चाहिए कि वो ऐसी कंपनी में ज्वाइन करे, यहाँ पहले सीखे बिफोर स्टार्टिंग एनी कंपनी, पहले उस चीज़ को एंटर मार के खुद से ग्राउंड लेवल पे रह के सीखे, उसके लिए कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में, घर घर खरीदने में सबसे ज़्यादा मिथ्स क्या हैं जो लोगों के मन में होते हैं? लोगों के मन में ये होता है कि सबसे कम सस्ते में लो और ज़्यादा पैसे में बेचो। अच्छा ये सबसे बड़ा मिथ है। मतलब यहाँ मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम रिटर्न। मैक्सिमम रिटर्न ये तो कभी होने वाला नहीं है। हाँ। यहाँ पे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम रिटर्न चाहिए आपको। जब लोग प्रॉपर्टी, जैसे आपको इतना लंबा अनुभव है इस फील्ड में, तो जब लोग प्रॉपर्टी खरीदने आते हैं उनके 3 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं? उनकी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि क्या जो उनका एक तो होता है क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं और क्या क्वेश्चंस होने चाहिए। तो मैं सबसे पहले जवाब दूंगा क्या क्वेश्चंस उनके होने चाहिए कि एज अ मैं नहीं, नहीं, होते क्या है? फिर क्या होने चाहिए वो? हाँ, तो मैं उसके लिए जवाब दूँगा कि जैसे उनको चाहिए कि मेरे को समझो मैं एक XYZ बजट है मेरे पास में, मुझे इस लोकेशन में चाहिए। तो जब वो बंदा दिखता है कि मुझे यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मुझे मिलेगा, क्या इस प्राइस में मुझे मिलेगा, कौन से बिल्डर में मिलेगा, क्या टाइप ऑफ बिल्डर है, कैट ए है, कैट बी है, कैट सी है, क्या मेरा आगे का फ्यूचर में क्या है। तो सबसे बड़ा गलती जो फर्स्ट टाइम होता है कि अच्छा मेरे को सस्ता में कुछ अभी मिल जाए, फ्यूचर में देखेंगे। बट फ्यूचर वो होता नहीं है। मैं हमेशा अपने कस्टमर्स को मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपका जो आज का अर्निंग है, यू आर लुकिंग द टेम्पररी अर्निंग
एंड बिल्डिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप देखोगे कि आने वाले 10 साल में आपका तो अर्निंग सेम नहीं रहेगा, आपका तो इंक्रीज होगा ही होगा। एंड द प्रॉपर्टी विच यू आर बाइंग, इट इज़ नॉट फॉर योरसेल्फ, यू आर फॉर नेक्स्ट जनरेशन। आप तो ईएमआई पे करके चले जाओगे, बाकी एंजॉय तो नेक्स्ट जनरेशन करेगी। जैसे मैं प्रॉपर्टी खरीदने जाता हूँ सपोज, तो मुझे वो एक चीज़ बताइए सबसे इम्पोर्टेंट, जो मुझे सबसे पहले इंक्वायरी करनी चाहिए। सबसे पहले इंक्वायरी करें यहाँ पे साउथ इंडिया में क्या है, स्पेशली यहाँ पे वास्तु को बहुत ज़्यादा मान्यता रखते हैं। हाँ। उनको वास्तु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले लोग यहाँ पे जो देखते हैं, सबसे पहले जो आपने पहले जो क्वेश्चन था आपका कि क्या देखते हैं? नहीं, उन्होंने सब लोग वास्तु। लोग देखते हैं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ जी। मुझे सबसे पहला क्वेश्चन क्या करना चाहिए अगर मैं घर खरीदने जाता हूँ या कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाता हूँ, तो मुझे सबसे वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो मुझे सबसे पहले इंक्वायरी करनी चाहिए? आपको ये इंक्वायरी करनी चाहिए कि मुझे इस माइक्रो मार्केट में मुझे घर लेना है, तो हुँ, यहाँ पे आस-पास का रेट क्या चल रहा है? हुँ, और क्या कौन-सा बिल्डर किस रेट क्या ऑफ़र कर रहा है हुँ, और क्या बेटर है? फिर मैं उसमें रिसर्च करूँगा कि क्या ये जो बिल्डर प्राइस का ये वाइज़ेबल है, सही है, नहीं है? फ्यूचर में जाके इसका कितना रिटर्न आ सकता है, नहीं आ सकता है? वो मैं सबसे पहला प्रश्न ये रहेगा कि उस मार्केट में मेरे को क्या प्राइस है, क्या अवेलेबल है और किस सेगमेंट में मैं किस टाइपोलॉजी में मुझे जाना चाहिए? हुँ, मान लीजिए आपके पास में 1 करोड़ का बजट है। हुँ, अब मुझे इस लोकेशन में तो कुछ मिलेगा नहीं, तो फिर मुझे चाहिए 3 बीएचके, तो उसमें क्या करूँगा मैं? फिर मैं बिल्डर कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा। तो मेरा सबसे पहला सजेशन रहेगा कि आपको फर्स्ट आपको स्पेशली बैंगलोर के अंदर आपको ब्रांड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। सेकंड कम्स टू द लोकेशन हुँ, एंड थर्ड कम्स टू द प्राइसिंग। ओके। Pricing is the not only the game or parameter to check your investor which you can get return on investment in future. हुँ, ये वन ऑफ द पैरामीटर है बट ये ओनली पैरामीटर नहीं है। हुँ। प्राइसिंग नॉट अ गेम इन द मार्केट, बैंगलोर मार्केट। एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कुछ बिल्डर्स होते हैं उनका क्वालिटी कंस्ट्रक्शन होता है और कुछ बिल्डर्स होते हैं उनका बहुत ही पुअर क्वालिटी कंस्ट्रक्शन होता है। जब हम घर में घुस जाते हैं तो फिर हम रिग्रेट करते हैं कि हम कहाँ पे मैंने कौन-सा घर ले लिया है। मतलब उसमें कहीं पपड़ी उखड़ती है, कहीं दूसरे कंस्ट्रक्शन खराब क्वालिटी के हमें साइंस दिखते हैं। तो ये हम कैसे पता करें कि कैसे हम डिसीज़न लें कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है पुअर है या अच्छा है? ओके, इसका मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको मैं ये दूंगा कि जैसे अब मुझे घर खरीदना है तो मैं क्या करूँगा कि मैंने कोई एक एक्सवाइजेड एक कंपनी एक बिल्डर मैंने मुझे पसंद आया, फुल पर पसंद आया। अब नेक्स्ट टाइम आता है कि मुझे बुक करना है, तो बुक करने से पहले मैं क्या करूँगा कि पहले उस बिल्डर का क्रेडिबिलिटी देखूंगा कि हुँ, इससे प्रीवियसली जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं हुँ, क्या वो सही है, वहाँ पे क्या उसका रिव्यूज़ है ऑनलाइन में, हुँ, गूगल पे या फिर क्या-क्या उसके फीडबैक्स हैं, जी। वहाँ से कुछ लूँगा और मैं उनकी जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स होंगे, वहाँ पे खुद मैं पर्सनली विज़िट करूँगा। एज़ अ स्क्वायर फुट जीनियस जो हमारी कंपनी है, उसको हम लोग ये चीज़ें हम लोग उनको फैसिलिटेट करवाते हैं कि आप पहले जाके उनको वहाँ पे देख लो कि वहाँ पे उन्होंने प्रीवियस कंपनीज़ जो बनवाए हैं, उन्होंने क्या-क्या बनवाया, वहाँ पे क्या-क्या फीडबैक्स है। आप रियल टाइम जाके वहाँ पे आप विज़िट करो, उनको वहाँ पे उनको अवेयरनेस करवाना, प्रॉपर सोसाइटी के अंदर जाके देखना, चेक करना, वो सब हम लोग हुँ, वहाँ पे उनको फैसिलिटेट करवाते हैं। ओके। सेकंड आके अब तो जो नया बिल्डिंग बना रहा है, अब इसका कैसे गारंटी करेगा? प्रीवियस तो अच्छा बना दिया, अब क्या गारंटी कि मैं इस प्रॉपर्टी मेरा अच्छा बनेगा, नहीं बनेगा? तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि हम लोग क्या करवाते हैं कि उनका जो एग्रीमेंट उनको मिलता है, हुँ, उनको हम लोग थोरोली स्टडी करवाते हैं कि उनका हर एक चीज़, जो-जो चीज़ बनने वाला है, हुँ, आपका वॉशरूम में साइंटिफिक फिटिंग्स क्या रहेगा, हुँ, क्या क्वालिटी का रहेगा, पेंट क्या क्वालिटी का रहेगा, क्या-क्या फिटिंग्स रहेंगे, सारा कुछ एग्रीमेंट में मेंशन रहता है और सारा कुछ वहाँ पे आपको किस क्वालिटी का मटेरियल आपको लगेगा, वो सारा कुछ आपका एग्रीमेंट है। तो उनको हम लोग गो थ्रू करवा के ये सारा चीज़ें आप एक बार पढ़ लो इसको, आप संतुष्ट हो जाओ, उसके बाद आप प्रोसीड करना। सो दिस मेक्स 90% क्वालिटी चेक कि आप उसको प्रोसीड कर सकते हैं। आज आप इस हाइट पे हैं, आपने कंपनी को स्केल अप किया है, तो ऐसे कौन से 2 या 3 नॉन नेगोशिएबल प्रिंसिपल हैं, जो आप नए लोगों को बताना चाहेंगे, उनसे साथ शेयर करना चाहेंगे? विद द एक्सपीरियंस मैंने अभी मल्टीपल कंपनीज़ मैंने स्क्रैच लेवल से इसको बिल्ड किया हुआ है। दिस इज़ वन व्हिच इज़ आई रिसेंटली स्टार्टेड दिस कंपनी एज़ वेल। आई मीन लाइक थ्रू वन ऑफ द आई जॉइन्ड एज़ सीएमओ ऑफ दिस कंपनी। तो मेरा जो सबसे फर्स्ट नॉन नेगोशिएबल जो आपने बताया कि उसका है कि एक प्रोसेस ओरिएंटेड और पीपल फर्स्ट कल्चर। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एनी कंपनी में हुँ, और हमको एथिक्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है हैविंग अ लॉन्ग टर्म विज़न हुँ, एंड नॉट टू डू अ शॉर्टकट आपको कहीं भी जाना है। हमारे प्रीवियस कंपनी बहुत अच्छे इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बताए थे कि इट इज़ नॉट दैट कि आपको शॉर्ट टर्म आपको क्या मिलेगा। आपको ये देखना है कि हाउ लॉन्ग यू कैन ट्रैवल विद दैट विज़न। हुँ। दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एनी न्यू एंटरप्रेन्योर कंपनी। ये जो आज की हमारी रियल एस्टेट है, इसमें सबसे बड़ा इश्यू जो है वो ट्रस्ट ट्रस्ट का इश्यू है। तो ऐसे कौन-सी चीज़ें हैं जिससे हम ट्रस्टवर्दी बन सकते हैं? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं 1 या 2 जिससे हम ट्रस्टवर्दी बन सकते हैं कि लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करें?
हाँ, तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपने आप को जब हम व्हाई एनीवन विल ट्रस्ट ऑन अस, सबसे पहले आपको मार्केट का नॉलेज होना चाहिए। आजकल क्या है कि जो बायर हैं, उनको चाहिए आपको तो जो भी एडेड एडवांटेज आपको दे रहे हैं, फैसिलिटीज़ आपको दे रहे हैं, उससे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, उसको सुनने के लिए ज़्यादा उत्सुक रहते हैं कि अच्छी तो चीज़ें बहुत सारी हैं, वो तो हर कोई बिल्डर बोलता है, लेकिन नेगेटिव चीज़ है वो मेरे को बताओ। तो आपको एज़ एन आपको पता होना चाहिए और आपको ट्रांसपेरेंटली कम्युनिकेशन रखना चाहिए उस कस्टमर के साथ में। जितना आप ट्रांसपेरेंट रहोगे, बाद में जाके कस्टमर तो वो क्या करेगा, बाद में जाके चेक करेगा ही जाके ऑनलाइन में जाके कि क्या है। तो अगर मेरा जो भी कम्युनिकेशन है उसके अपने रिसर्च से रिलेट करेगा, देन यू कैन बिल्ड अ ट्रस्ट। अच्छा, आपकी इंडस्ट्री में जो ऑनेस्टी है, वो आपका रियल एसेट है या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है? रियल एसेट है, अच्छा। नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म बट लॉन्ग टर्म विजन के लिए बहुत ज़्यादा है। अब मेरे साथ ऐसे एग्जांपल्स हुए जहाँ पे मैंने एक कस्टमर में एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। एक लास्ट एक कस्टमर आई थी, बोले कि मेरे को 100 बजट है मेरे को तो उसका बजट मार्केट से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रेंट था। तो मैंने उनको 1-2 प्रॉपर्टी दिखाया, बट उनको उतना समझ में नहीं आया। तो मैंने उनको ओपनली बोला कि मैम आप एक काम कीजिए, अभी थोड़ा देर और रुक जाइए, 5-6 महीने के या साल भर के लिए। आप थोड़ा-सा और कैपिटल जमा कर लीजिए, तब तक आपका भी एप्रिसिएशन आ जाएगा। थोड़ा-सा मैं नहीं चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसा प्रॉपर्टी दें ताकि कल के दिन आप मेरे को आके बोले कि नाउ आई वांट टू एक्सिट और मैं आपको एक्सिट नहीं दिला पाऊँ। सो आई डोंट वांट टू फेस यू इन अ बैड थिंग, तो आप 1 साल के लिए रुक जाओ एंड ट्रस्ट मी, 1 साल के बाद उसने मेरे को मैसेज किया, "अहमद जी, इट इज़ ऑलमोस्ट 1 ईयर डन नाउ, सो नाउ आई एम ओके टू गो अहेड विद दिस सो एंड सो प्रोजेक्ट।" आई डोंट बिलीव मोर देन 40-50% अहेड ऑफ उसका बजट था, जब उसने लास्ट ईयर मेरे को इन्वेस्ट किया था और हम लोगों ने अच्छा डील क्लोज़ किया उसके साथ में। जो रेरा जैसी एजेंसीज़ हैं, उन्होंने आप जैसे प्रोफेशनल्स को कैसे हेल्प की है? हाँ, तो रेरा आने के बाद में बहुत सारा जो प्रोसेस, पहले बहुत सारा अनरेगुलेटेड मार्केट था। हाँ। यहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं था। हाँ। जैसे रेरा आया, आप एग्ज़ाम्पल बिफ़ोर 2017 से पहले बहुत सारे ऐसे लोकल डेवलपर्स थे, जहाँ पे वो बिल्डिंग आधा-आधा बना के भाग जाते थे। तो ये जितना रेरा आने के बाद में 99% सारे एलिमिनेट हो गए मार्केट से। अच्छा। 99% सारा एलिमिनेट हो गया मार्केट से। और हम लोग को कैसे, जो हम लोग जो काम करते हैं, कहीं पैसा पेंडिंग पड़ा हुआ है, हालाँकि वो अभी सब कुछ 99% रेगुलेट हो चुका है। जो भी इनिशियल से में जो इश्यूज़ आए, वहाँ पे रेरा ने हमको हेल्प किया कि हम उसको कैसे अपना रिकवर करें। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे, लोग प्रोजेक्ट खरीदते हैं या पर्सन? ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। ऑब्वियसली लोग को देख के ही खरीदते हैं कि आपके साथ कैसा व्यवहार है। अगर मान लो कि आपका बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, सब कुछ बहुत अच्छा है और आप उससे बहुत ही हॉनर से आप नहीं मिल रहे हो। आप उसको एक रिस्पेक्ट जो देना चाहिए उनको नहीं मिल रहे हो। सो देयर आर केसेस व्हिच आई हैव सीन, जब ये यूआई वाला कॉन्सेप्ट होता है, उस टाइम में कस्टमर फील दैट दे आर नॉट रिस्पेक्टेड। दे लीव दैट, दे डोंट नीड दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। दे नीड दैट रिस्पेक्ट बिकॉज़ वो करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सो एटलीस्ट दे नीड दैट हॉस्पिटैलिटी। दैट हॉस्पिटैलिटी इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप कोई प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, उसके लिए आप फंडिंग के लिए प्रयास करते हैं, तो जब आपको फंडिंग मिल जाती है, उससे प्रेशर आता है कि प्रेशर रिलीज़ होता है? फंडिंग आने के बाद में प्रेशर डिपेंड करता है कि वो एंटरप्रेन्योर का विज़न क्या है। अगर आप फंडिंग लेने के बाद में ऑब्वियसली प्रेशर बनता है कि फिर आपको इसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। अगर आप उसको प्रोसेस ओरिएंटेड उसको यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली आपका प्रेशर बिल्ड होगा। अगर उसको जिस आपका विज़न क्लियर है कि मुझे कहाँ-कहाँ उसको रेगुलेशंस के हिसाब से मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो इट इज़ वेरी ईज़ी वो। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए जी। कि प्रॉपर्टी के रेट्स लगातार बढ़ रहे हैं और जो बैंक के इंटरेस्ट रेट्स हैं, वो लगातार फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो आप 2026 के लिए क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए मैं इसको इस तरह से देखता हूँ इस चीज़ को कि रियल एस्टेट में स्टेप करने के लिए कोई राइट टाइम या कोई बुरा टाइम नहीं होता है। हाँ, अगर देखा जाएगा तो जो पोस्ट कोरोना जो पीरियड था, इट वाज़ अ वेरी गोल्डन पीरियड फॉर द रियल एस्टेट एंड द मेडिकल सेक्टर। लेकिन कोरोना के बाद में जो एप्रिसिएशन मिला है और जो हम लोग बिफोर प्री कोरोना में हम लोग बात करते थे कि आपको महीने का आपको ईयरली 20% मिलेगा, 30% मिलेगा। जो पोस्ट कोरोना हम लोग 2x 3x का बात करते हैं, 100% नहीं, 200% 300% नहीं, क्योंकि डिमांड वर्सेस सप्लाई इतना ज़्यादा हो चुका है। इतना डिमांड इतना ज़्यादा हो गया, सप्लाई उसके मुकाबले में कम है। तो इन 2026 व्हाई इट इज़ द राइट टाइम स्टिल, बिकॉज़ अभी भी देयर आर 25% गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। अराउंड 25% का गैप है अभी। उसको फिल करते-करते उसको 2030 लग जाएगा एज़ पर माय असम्पशन। 2030 में जाके थोड़ा-सा मार्केट मेरे हिसाब से थोड़ा-सा स्टैग्नेंट होगा। मतलब
कहने का मतलब है कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में कोई राइट टाइम या रॉन्ग टाइम नहीं होता है, बिल्कुल नहीं, आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक हमारे हम लोग जब हम लोग बैठते हैं तो हम लोग कभी हम लोग पिताजी के साथ बैठते हैं तो हम लोग कभी बोलते हैं कि काश आपने उस टाइम में इतना ले लिया था, आज उस टाइम में इतना प्राइस था, आज हम लोग लिए थे। दैट इज रॉन्ग क्वेश्चन। एक सबसे अहम प्रश्न जी, कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, बनाने के लिए शॉर्ट टर्म में अभी कहाँ इन्वेस्ट करें? मेरा सबसे बड़ा सजेशन रहेगा कि उनको कोई भी अच्छे बिल्डर में फ्रीलांस प्रॉपर्टी अगर कोई भी हो, उसमें इन्वेस्टमेंट करने में उनका बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। उसका मैं रीज़न दे देता हूँ विथ नंबर्स। मान लो कि अगर 4 साल में मुझे प्रॉपर्टी मिल रही है हाँ, और उस 4 साल में मेरे को कितना रिटर्न आएगा, कितना अप्रिशिएट होगा, तो मैं मार्केट के हिसाब से अभी तो 18 से 25% का चल रहा है कि इतना रिटर्न ऑन ईयर आपका आरओआई आ रहा है। लेकिन मैं उसको लेके चलता हूँ 10% लीस्ट, क्योंकि आपको 6 से 7% तो आपको इन्फ्लेशन रेट ही मिल जाएगा आपको। आई एम टेकिंग अनदर 3% एक्स्ट्रा व्हिच इज 10%। तो 4 साल में आपका प्रॉपर्टी रेडी होगा, तो 4 साल में मेरा 40%, आपने एक और लगाया 40 लाख बाय डिफॉल्ट आपको आ गया। व्हाटएवर मार्केट इज देयर, irrespective whatever however the condition of market, builder itself will give you that much of appreciation। मैं इसको मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको। जब प्रॉपर्टी रेडी हो जाती है ना, जब रेडी होने के बाद में उसका ऑपरेशन थोड़ा लो हो जाता है, क्योंकि रेडी होने के बाद में फिर उतना ऑपरेशन मतलब आप इन्वेस्ट कर दें, ये कोई डेंजरस नहीं है। यस, मतलब बाद में आप अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो बाद में रिग्रेट जरूर करेंगे, आपका ये कहना बिल्कुल, बिल्कुल। देयर इज़ नो राइट टाइम। जिस दिन आप डिसाइड करते हो है। कि मुझे अब प्रॉपर्टी खरीदना है, दैट इज़ योर राइट टाइम टू बाय द प्रॉपर्टी। तो इस समय 2026 में रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करें या कॉमर्शियल में? मेरे हिसाब से अगर देखेंगे जितना गैप है डिमांड वर्सेस सप्लाई में इन रेजिडेंशियल, मेरे हिसाब से रेजिडेंशियल विल गिव यू मोर बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल, वेयरइन अगर कमर्शियल इन्वेस्टर जो है उसको उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा, मुझे रेंटल इनकम चाहिए कितना चाहिए, या फिर रेजिडेंशियल इनकम में तो ऑब्वियसली रेजिडेंशियल इनकम तो कम रहता है कंपेयर टू, बट जो कैपिटल अप्रिसिएशन रहता है वो ज़्यादा रहता है कंपेयर टू दिस थिंग। आजकल एक प्रश्न आता है कि जैसे ऑनलाइन सर्च करते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जहाँ से लोग देखते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना है कि आप उन पे भरोसा करें या जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उन पे भरोसा, मतलब लोगों पे भरोसा करें, या इन एप्लीकेशंस पे, ऐप्स पे भरोसा करें, जैसे 99acre.com है, इस तरीके के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे लोग जाके प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करते हैं, सर्च करते हैं, तो वो ज़्यादा भरोसेमंद हैं या लोग ज़्यादा भरोसेमंद हैं? जितने भी पोर्टल्स और जितने भी वेबसाइट्स जो मार्केट में अवेलेबल है, हाँ। दे आर ओनली प्लेटफॉर्म टू गिव दी बेसिक इन्फॉर्मेशन। आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं मिलेगी। मे बी वो बहुत ज़्यादा हाइक करके बताया होगा या बहुत कम रहेगा। आपको तभी पता चलेगा जब आप किसी कंसल्टेंट से आप बात करते हो। अनटिल अनलेस यू डोंट स्पीक टू कंसल्टेंट, यू विल नेवर गेट द एक्चुअल थिंग ऑन ऑनलाइन। ये मतलब सारे आपके प्लेटफॉर्म आपको पता चलेगा यहाँ पे, हाँ ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है। एक प्लेटफॉर्म से हमको आइडिया लेना चाहिए, आइडिया लेना चाहिए। लेकिन हमें इन पर्सन जाके लोगों से बात करना चाहिए, करना चाहिए। प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, एग्जैक्टली। तो हमारे में बहुत ही रिलायबल लोग हैं। यस, सो जैसे हम लोग का जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जैसे स्क्वायर फुट जिन हम लोग क्या करते हैं, व्हेनेवर वी गेट अ लीड फ्रॉम द कस्टमर, वी डोंट आस्क देम टू डायरेक्टली कम टू द साइट। वी टेल देम कि मुझे आपका टाइम दीजिए, मुझे आपसे मिलना है पर्सनली। हम उनसे टाइम बाई करते हैं, उनके पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनका प्रोफाइलिंग करते हैं, उनकी समझते हैं रिक्वायरमेंट। इससे क्या होता है कि मुझे समझ में आता है कस्टमर की क्या एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, और 10-15 जगह घूमने से अच्छा है कि मैं 4 जगह घूम के वहाँ पे अपना काम खत्म कर दूँ। तो इससे मेरा काम खत्म हो जाता है, और एज अ इन्वेस्टर वो आपके आपके पास मिलने के बाद में आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ, मैंने इस बंदे से मिलके मैंने एक काम बहुत किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे आप नए-नए चैनल पार्टनर बने, आप लोगों को खोजते हैं, ठीक है? आप नेटवर्क बनाते हैं, खोजते हैं, तो वो 3 पॉइंट्स जो हैं जब आप किसी को कॉन्टैक्ट करें, तो हमें क्या पिच करना चाहिए? टू कस्टमर्स, यस। देखिए सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कस्टमर का उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में, उनका क्या है, उनका कैपिटल कितना अमाउंट है उनका। सबसे पहले आपको बहुत ही ट्रांसपेरेंट, वेरी वेरी बेसिक एथिक्स एनी इंडिविजुअल शुड हैव, दैट कि मुझे बहुत ही ट्रांसपेरेंटली कम्युनिकेट करना है उनको, कस्टमर को। जितना आप ज़्यादा कम्युनिकेट ट्रांसपेरेंटली करोगे उतना अच्छा रहेगा। सेकेंड थिंग अगेन वही चीज़ आता है, आप जितना अच्छा अपने पास नॉलेज रखोगे मार्केट का, उतना ज़्यादा आप कस्टमर आपके साथ रिलेट करेगा। चलो उसके बारे में वहाँ का भी नॉलेज है, यहाँ का भी नॉलेज है, तो उसी करके हाँ मैंने सही बंदे के साथ नहीं हूँ। वन आई स्पीक टू कस्टमर, आई टेल माई कस्टमर के सर आप जिनसे बात करो ना, मैं इस मार्केट का इंसाइक्लोपीडिया हूँ, आप कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप जो प्रॉपर्टी के बारे में बोलेंगे मैं आपको आंसर देंगे तैयार हूँ मैं, और उसका नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स दोनों चीज़ें बताता हूँ मैं उनको। ओके, ओके। मतलब सबसे पहले
आपको ट्रांसपेरेंसी दिखानी है, बिल्कुल, दूसरी आपको मार्केट की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, बिल्कुल। और तीसरी चीज़ आपको उसके प्रॉस एंड कॉन्स पता होने चाहिए। पता होना चाहिए। अगर आप ये 3 चीज़ें लेके कस्टमर को पिच करेंगे, तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। बहुत लाभ होने वाला है और कस्टमर आपके होते साथ जुड़ेगा आपके साथ। तो मेरे ख्याल से ये जो न्यू कमर्स हैं, या जिन लोगों ने इस फील्ड में नया-नया कदम रखा है, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें। बहुत ग्रो these are very basic 3 रूल्स दैट्स ऑल। ये हो जाएगा दे वी कैन आगे जाके वो खुद भी अपना एक बिज़नेस चालू कर सकते हैं। तो बहुत लंबे समय बाद आप पॉडकास्ट में आए हैं, तो बीच में इतना लंबा गैप रहा, क्या चक्कर रहा? आई थिंक लास्ट टाइम मुझे जब आई थिंक 6 मंथ 7 मंथ बैक जब मेरे को कॉल आया था पॉडकास्ट से कि मेरे को आपके साथ में इंटरव्यू करना है, तो आई वांटेड टू डू इट। ऐसा नहीं मुझे नहीं करना है। एवरीवन वांट्स टू बिकम कम ऑनलाइन। तो बट मेरा जो उस टाइम में जो मेरा जो कंपनी था उसको स्केल करने में ज़्यादा मेरा ये था। उस टाइम आई वाज नॉट दैट राइट पर्सन टू गिव द फीडबैक। और अभी जिस पोजीशन में हूँ आई थिंक नाउ आई हैव स्केल टू द लेवल व्हिच आई वाज एक्सपेक्टेड। ये जो प्लेटफ़ॉर्म है ना, जैसे पॉडकास्टिंग है, ये आपको अपने बिज़नेस में कितना फ़ायदा करती है? देखिए, यहाँ पे आप जितना ज़्यादा आप रीच रखोगे कस्टमर के साथ में, जितना आप ज़्यादा आप ट्रांसपेरेंट रहोगे कि इसका जो ब इंटेंट है, इट्स ऑल अबाउट लाइक द पर्सन हू इज़ टॉकिंग